अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊँ आहियां अवां जी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां पुलिस जी कहानी ॿुधंदासीं ज़ोहा वसीम जे ज़बानी। ज़ोहा वसीम सिंध पुलिस जी कारकर्दगी ऐं मुश्किलातुनि ते PhD कई आहे। पाण हिन वक़्तु लंडन जी वॉरविक यूनिवर्सिटी में एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर जे तौर ते कमु करे रही आहे। अचो त साणसि ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं हीअ असांजो जेको आहे सेकेंड पार्ट आहे ज़ोहा सां ॻाल्हि ॿोल करण जो। ज़ोहा, हमारे बताने वाले ज़रूर यह जानना चाहेंगे कि पुलिस पर भी जाली मुकाबलों के जो हैं लोगों की हलाकत के इल्ज़ामात बढ़ रहे हैं और जिसको हम हाफ फ्राई और फुल फ्राई भी कहते हैं। आपने यकीनन आपने पुलिस अफसरान से मुलाकात की होगी, तो वो क्या कहते हैं, ये इत्तफाक है या मनसूबाबंदी होती है? तो ये भी काफ़ी एक बड़ा सवाल है और इसकी भी काफ़ी एक हिस्ट्री है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी एटलीस्ट 80s से जो है कराची के हवाले से या सिंध में जो है शायद उससे पहले भी होते हों, लेकिन मैंने ज़रा 80s में से देखा है कि उस टाइम से बढ़ रहे हैं। और मुख्तलिफ पीरियड आते हैं, जैसे अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो पुलिस को ज़्यादा छूट मिलती है कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करें, थोड़ा फ्री हैंड मिलता है, थोड़ा से ट्रिगर हैप्पी हो जाते हैं जब हालात बहुत ख़राब होते हैं। तो ऑपरेशंस के टाइम पे हमने देखा है कि स्पेशली जो है वो इनकाउंटर्स ज़्यादा बढ़ते हैं। अब उसमें ये बिल्कुल है कि कुछ जिस तरह मैं हाफ फ्राई फुल फ्राई का पहले बताता हूँ। हाफ फ्राई जो है वो ये है कि अगर कोई पुलिस वाले की कस्टडी में है तो उनके खिलाफ अगर उनसे कोई उनकी इंटरोगेशन करने को इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उनको थोड़ा सा टॉर्चर करके मार वार के कस्टडी में तशद्दुद करके उनके साथ वो फिर इंटरोगेशन रिपोर्ट बने, वो चीज़ें उनसे निकलवाई जाएं। फुल फ्राई जो है ये है कि पुलिस जब की कस्टडी में कोई हो तो वो मारा जाए। तो ये डिस्टिंक्शन भी मैंने सबसे पहले एक पुलिस वाले हैं उन्हीं से सुनी थी और ये रिपोर्ट भी हुई थी, बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तकरीबन अब शायद 10 साल हो गए इस बात को। उन्होंने कहा था कि ये हाफ फ्राई और फुल फ्राई तो हमें करने पड़ते हैं बिकॉज हम इससे पता चलता है कि पुलिस की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी चल रही है। तो पुलिस की कार्रवाइयों को दिखाने का भी एक ये तरीका होता है कि देखें हमने इतने बंदे मारे या हमने इतने बंदों से जो है वो सच उगलवाया, मतलब सही बात उगलवाई। पता नहीं कितना सच होता है बट खैर। तो ये एक हिस्ट्री है, जैसे मैंने कहा, तो ऑपरेशंस के टाइम पे ज़्यादा होता है। अब हमने ये देखा है कि दोनों तरह के इनकाउंटर होते हैं। अगर एक जेन्युइन जिसे कहते हैं कि कोई शूट आउट हो तो क्रॉस फायर में जो है कोई पुलिस के साथ अगर कोई दहशतगर्द है या कोई डकैत है तो क्रॉस फायर में कोई बंदा मारा जाए तो उससे जो है एक जेन्युइन इनकाउंटर समझा जाता है कि क्रॉस फायर में सस्पेक्ट मारा गया। फेक इनकाउंटर या स्टेज्ड इनकाउंटर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी इस रीजन में जनरली वो ये होता है कि पुलिस की कस्टडी में कोई हो और हिरासत में हो और वो फिर उस कस्टडी में जो है उसको मारा जाए और जनरली गन के यूज से मारा जाए, तो उसको शूट किया जाए जब वो कस्टडी में हो। अब वो या थाने में हो, थाने की हुदूद में हो या कहीं उसको लेके जाके मारा जाए, वो केस टू केस डिपेंड करता है। ये बात कि कितने एडमिट करते हैं कितना नहीं एडमिट करते हैं, मैं कहूँगी कि इस पे दो चीज़ें सोचनी है। एक तो ये है कि सब नहीं करते बट काफ़ी करते हैं। काफ़ी सब नहीं करते, मतलब इसका ये है कि काफ़ी लोग जो जैसे कुछ ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स स्पेशली, जो इस तरह की कार्रवाई में, इस तरह की प्रैक्टिस में नहीं मानते, उसको जो है कंडेम करते हैं, उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो उनकी फिर तब्दीली भी हो जाती है, उनको हटाया जाता है, किसी और पोस्ट पे लगा दिया जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि ये प्रैक्टिस जो है इनकाउंटर किलिंग जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कराची के या पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे कोर्ट्स कमज़ोर हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, या फिर उनको लगता है कि ये जब निकलेंगे तो हमें मार देंगे। पुलिस में ये भी काफ़ी, क्योंकि हमने 90s में ये देखा कि पुलिस ने जब तशद्दुद किया तो फिर MQM ने या और लोगों ने या दहशतगर्दों ने फिर 2007 के बाद पुलिस वालों को भी बहुत टारगेट करा। तो एक वो भी एक थिंकिंग माइंडसेट होता है कि
कोर्ट में लेके जाएंगे तो कोर्ट तो बरी कर देगा, और अगर हम बाहर मतलब अगर वो बरी हो गया तो हमें आके फिर मारेगा। तो इनके खिलाफ तो इनके साथ तो यही होना चाहिए। फिर एक थोड़ा सा जिस तरह गॉड कॉम्प्लेक्स होता है वो भी है, एक सेवियर मेंटालिटी जिसे कहते हैं कि हमें पता है कि किस तरह से जो है मुआशरे में चीज़ों को सही करना है, तो कोर्ट्स को छोड़ें, इन्वेस्टिगेशन छोड़ें, ये सब छोड़ें, बस हम अगर इसको इसको इस बंदे को फारिग करते हैं, ये थिंकिंग थोड़ी सी है। मतलब तो एक वो उस तरह का गॉड कॉम्प्लेक्स ही होता है कि वी आर द जज ऑफ द सिचुएशन, हम कोर्ट के सामने क्यों लेकर जाएं। तो इसके खिलाफ भी बहुत ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन इसकी सपोर्ट में भी बहुत ऑफिसर्स होते हैं। और जाहिर है जो लोग इस प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑफिसर्स, उनको फिर यही होता है कि देखें, एक तो ऊपर से प्रेशर बहुत आता है, फिर उनको ये भी है ना कि मुआशरे में भी आपको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी इस तरह की कार्रवाइयों की, तो शाबाशियां भी फिर बहुत होती हैं कि क्योंकि जैसे मैंने कहा मुआशरे में गुस्सा भी बहुत है, तो लोगों को वैसे ही भरोसा नहीं है, तो उनको लगता है कि अगर बहुत हालात बुरे हैं तो आप लोगों को लटका दें या लोगों को मार दें, लोगों को फारिग करें, ये तो हम आम आदमियों को ये लोग मार रहे हैं तो इनको तो जीने का हक नहीं है। तो सोसाइटी में भी थोड़ी सी मेंटालिटी पाई जाती है। तो फिर जो ऑफिसर उसको जब तक कोई बड़ा केस नहीं सामने आता, जिस तरह हमने राव अनवार का देखा है फॉर एग्जाम्पल, जब तक नकीबुल्लाह महसूद को नहीं मारा गया था, उनसे क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था 2014 के बाद, 13-14 के बाद, तो उस वक्त भी एनकाउंटर किलिंग्स जो हैं वो उरूज पे थी। तो राव अनवार और बाकी ऑफिसर्स भी जो थे वो इनमें काफ़ी जो है मुलव्विस थे। तो उस वक्त तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता था, उनकी शाबाशी होती थी, उनको इनाम मिलते थे। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, बाकी इदारों से भी बहुत जो है इनाम मिलते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटी में हमने सपोर्ट देखी, क्योंकि ऑपरेशन का टाइम था, तो हर चीज़ एक नेशनल सिक्योरिटी के और दहशत गर्दी के उस फ्रेमवर्क में आ रही थी। तो उसमें यही था कि बस आप इन लोगों को एलिमिनेट करें, टेररिज्म को एलिमिनेट करें, दहशतगर्दी का खात्मा करें। तो उसका यही फिर ट्रांसलेशन थी कि दहशतगर्दों का भी खात्मा करें। तो वो फिर जब मेंटालिटी आपके इदारे में आ जाती है, तो फिर आपको ऐसे बहुत ऑफिसर मिलेंगे और बहुत आपको ऐसे कांस्टेबल्स मिलेंगे जो ये चीजों को करेंगे। प्लस फिर उसमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी काफी आता है। तो जो अगर कोई इस तरह की अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा कि एनकाउंटर किलिंग, क्योंकि परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी हो जाती है ना कि देखें आपने बहुत अच्छा काम करा, फिर उनको बुला के फिर आईजी साहब और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स उनको इनाम भी देंगे, उनकी प्रमोशन भी होगी, मेडल पहनाएंगे, प्रमोशन भी होगी, तमगाएं मिलेंगे उनको। तो ये भी एक है तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनकाउंटर किलिंग्स जो हैं, हाफ फ्राई फुल फ्राई जो है वो चलता रहेगा। हमने ऐसा भी देखा है माजी में, कई हाफ फ्राई फुल फ्राई जो हैं वो गलत भी किए गए हैं, और उसका फिर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती, ना तो वो मुअत्तल होते हैं, ना वो ये आ जाती है कि छोटे रैंक्स के जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल किया जाता है। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि जो फैसले गलत किए जाते हैं कभी कभार, तो उसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगी हमारे नाजरीन को? तो ये है कि अगर कोई ऐसा केस हो एनकाउंटर का जो कि बहुत इस तरह हाई प्रोफाइल हो जाए कि बाहर से प्रेशर आना शुरू हो जाए, इंटरनेशनल इदारे जो होते हैं, एमनेस्टी हो गई, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गई, जब वो लोग नोटिस लेते हैं या बाहर के ममालिक नोटिस लेते हैं तो और प्रेशर आता है, तब मैं कहूँगी कि फिर इदारे पर ये प्रेशर आता है कि अच्छा ठीक है अब आप इस बंदे को हटाएं, निकालें या इदारे से निकालें। बट जहाँ तक अगर उस तरह की कोई हाई प्रोफाइल इंसिडेंट नहीं हो, तो फिर हमने देखा है कि 18 के बाद भी हुआ और 18 के पहले भी हुआ। ठीक है, कुछ पीरियड आता है, जिस तरह 18 में मुझे याद है जब राव अनवार का केस चला था, और क्योंकि वो एक ऐसा कोई रेयर केस था जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था और वो कोर्ट्स के सामने गया था और उसकी बहुत हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उस वक्त जो है सुनने में ये आता था कि पुलिस वालों को बोला गया कि अभी इन कार्रवाइयों को जरा रोकें, उन पे जरा थोड़ा सा कम करें, वरना क्योंकि प्रेशर बहुत था पुलिस के ऊपर और बहुत सारा ओवरसाइट चल रहा था, सिविलियंस बहुत बात कर रहे थे, जुडिशरी बहुत नोटिस ले रही थी और मीडिया बहुत नोटिस ले रहा था। बट वो फिर यही होता है कि जब वो अटेंशन हट जाती है और लोगों का ध्यान किसी और चीजों पर चला जाता है, तो फिर अगर इदारे के अंदर वो माइंडसेट और कल्चर है तो वो प्रैक्टिस फिर दोबारा शुरू हो सकती है। तो फिर मैं इसलिए कहूँगी कि जब तक, क्योंकि ये पहले भी होता था, पहले जिस तरह 90s में मुझे याद है कि मीडिया में ये स्टोरी आई थी कि एक पुलिस की कस्टडी में कोई थे
और जब उनको यही बताया गया लोगों को कि इनकाउंटर किलिंग में मारे गए थे, लेकिन जब उनकी बॉडी मिली थी तो उनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे, हैंडकफ लगे हुए थे। तो उसमें यही जाहिर होता है, क्योंकि पिक्चर्स भी आई थी और फिर वो हुई थी, MLO ने भी इन्वेस्टिगेशन अपनी करी थी, मेडिकल लीगल इन्वेस्टिगेशन उसकी हुई थी, तो उसमें भी काफी जाहिर हुआ था कि वो बंदा पुलिस की कस्टडी में था जब मारा गया था। लेकिन फिर क्योंकि शोर नहीं मचा और कराची के हद तक की बात रही, और क्योंकि एक कंट्री वाइड ये था कि MQM का बहुत MQM की बहुत MQM की बहुत दहशत है और बहुत होल्ड है, और कि उनको किसी भी तरह काबू करना है, तो वो बात ज्यादा नहीं बढ़ी। वो कंट्री वाइड उस पर फोकस नहीं आया, सेंटर में कोई फोकस नहीं आया। सेंटर में बस यही हुआ कि अच्छा किया कि उसको बंदे को मार दिया। तो जब तक ये एक पॉलिटिकल आपकी विल है कि इस इदारे को इस तरह से यूज किया जाएगा, और जब तक कोई ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती किसी केस को, तो देन यू विल हैव ऑफिसर्स जो इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे, और एक कल्चर इस तरह की वायलेंस को जो है वो प्रैक्टिस करता रहेगा। ज़ोहा, हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आप कराची ऑपरेशन के असरात को कैसे देखती हैं, और ख़ास तौर पर सियासत और अमन अमान पर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क तो आया इन टर्म्स ऑफ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपने ख़त्म करना था, या जो दहशतगर्द ग्रुप्स को आपने कम करना था, उनका होल्ड, अगर जिस तरह जो मेजर ग्रुप्स थे कराची में जिनका होल्ड था डिफरेंट इलाकों पर, लियारी हो गया, MQM का एरिया हो गया, TTP का इलाके हो गए, TTP MQM ये सब जो मेन एक्टर्स थे पॉलिटिकल या सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब कर रहे थे, वो जो एक्टर्स थे, उनका होल्ड कम करना था। तो ऑपरेशन का मैं यही कहूंगी कि मकसद तो ये था कि किडनैपिंग्स कम हो, वायलेंस कम हो, नो गो एरियाज का खात्मा किया जाए, और क्या कहते, तो बट वो चीजें तो मैं कहूंगी 18 में काफी हद तक वही जीरो टॉलरेंस अप्रोच की वजह से काफी हद तक कम हुई। केसेस क्योंकि बहुत चले थे कोर्ट्स में, तो कोर्ट्स का रोल बहुत था, और काफी लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, और फिर रेंजर्स का भी रोल बहुत था, उनको भी काफी फ्री हैंड दिया गया था, पुलिसिंग पावर्स उनको दिए गए थे, हर किसी के खिलाफ ATA लग सकता था, हर किसी लोग हर किसी के खिलाफ फाइलें खुल रही थी। तो एक माहौल ऐसा बना दिया गया था कि किसी का भी जो है कोई ज्यादा कार्रवाइयां यहाँ पे करना मुश्किल हो रहा था, पीपल्स पार्टी, MQM, TTP सबका। तो इधर उधर काफी हुए थे। मैं कहूंगी कि जो लोकल ग्राउंड पे जो एक्टर्स थे वो काफी निकले भी कराची से, भागे भी, और बहुत मारे भी गए, और बहुत फिर अरेस्ट भी हुए, फिर उनको काफियों को छोड़ा गया, काफियों से फिर इन्वेस्टिगेशन करके चीजें भी, इंटेलिजेंस भी कलेक्ट हुई मुख्तलिफ एक्टर्स के ऊपर। लेकिन ये है कि क्योंकि कराची वही बात है कि एक बहुत बड़ा शहर है, एक अर्बन एरिया है, एक मेगा सिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, पूरी दुनिया में सबसे एक लार्जेस्ट सिटी है, वन ऑफ देम। तो उसके अर्बन इश्यूज काफी हैं जिस पे ज्यादा काम नहीं हो रहा। उसको डेवलपमेंट चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की बहुत मुश्किलात हैं। तो अगर इतना बड़ा 15-16 मिलियन का शहर है आपका ऑफिशियली, उसमें आपने जो है ये सब चीजों पे, डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करा, लोगों की खुशहाली पे फोकस नहीं करा, तो क्राइम जो है वो हमेशा रहेगा। अब वो कोई भी शेप ले सकता है, वो स्ट्रीट क्राइम हो, टारगेट किलिंग्स हो, वो साइबर क्राइम हो, या वो बच्चों के खिलाफ हो, औरतों के, वो तो आपने नहीं एड्रेस किया है। आपने जो बड़े नेशनल सिक्योरिटी रिस्क आपको लगे कि MQM वाज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, वो आपको लगा, तो वो आपने तो फ्री हैंड सबको दे के जो है उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये जो आपके बेसिक इश्यूज हैं, डकैतियों का, स्ट्रीट क्राइम का, रॉबरीज का, वो तो अभी भी काफी आपके अरूज पे चल रहे हैं। हर 2 दिन बाद हमें सुनने में आता है कि किसी के घर में डकैती हो गई, या किसी के कुछ ना कुछ चोरी हो गया। तो वो तो काफी अभी चल रहा है, क्योंकि आपने बेसिक इश्यूज गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं करे हैं। यहाँ पे आपने बात की जा रही कराची ऑपरेशन, उसमें फिर लियारी भी आ जाता है, 90 भी आ जाता है, कई और जो है वो भी आ रहे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं, जिस तरह से अभी आपने बात की कि वो तो ख़त्म हो चुकी, लेकिन ये जो घरों में चोरियां हो रही हैं, जो आम क्राइम हो रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो पा रहे। तो अब आप कैसा देखती हैं, जैसे 90 की हम बात करें या लियारी की बात करें, तो अब भी आपको कहीं ना कहीं वो नज़र आता है जो पहले था?
जो दबदबा था और जो एक बड़ा नाम था और थरथला मच जाता था लोगों के अंदर कि लियारी नहीं जा सकते थे, 9-0 नहीं जा सकते थे, तो अब आप कैसे देखती हैं कि थोड़ी उसमें बेहतरी आई है या काफ़ी बेहतरी आई है? मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतरी आई है। ये है कि काफ़ी इलाके खुल गए लोगों के लिए। अब आप लियारी जा सकते हैं, आप एमकेएम के इलाकों में जा सकते हैं। लेकिन उससे ये हुआ है, तो मतलब वो ग्रुप जो उस तरह के ग्रुप्स थे जिनका एक डर था कि आप उनके इलाकों में नहीं जा सकते, वो जो खौफ था वो कम हुआ है। और जो आपके पावरफुल इदारे हैं वो ये इंश्योर अभी ये देख रहे हैं कि उस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, कोई इतना पावरफुल एक्टर ना हो कराची में, अब जिस तरह मैं समझ रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा डिवाइडेड चल रहा है मेरा ख्याल से ये शहर। तो उसमें ये ज़रूर है कि लोग अब थोड़ा सा खुल के सांस ले सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह जब तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप सही नहीं करेंगे, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इन इलाकों में ये है कि आपने एक एक्टर को हटा के आप जो है वो सोल्जर्स को और वो इदारों को तो आप ले आए हैं, अब उनके तो अब बड़े बड़े ऑफिसेस बन चुके हैं यहाँ पे। तो लेकिन आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। लाइक लोगों के घर बनने चाहिए थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, तो जहां पैसे जाने चाहिए थे वहां नहीं गए। बस दूसरे इदारों के अंदर गए पैसे, लेकिन जहां जाना चाहिए था लोगों के कम्युनिटीज के लिए, उधर मेरा नहीं ख्याल से गए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे कि आप रेंजर्स के किरदार को कैसे देखती हैं, और क्या आपको खदशा है कि पुलिस का किरदार अब सानवी होता जा रहा है? तो रेंजर्स जो हैं वो यहाँ से अब कोई 30-35 साल हो गए मेरा ख्याल से, काफ़ी टाइम हो गया इनको यहाँ पे। तो इनको पिछले 3-4 डेकेड्स में काफ़ी इनका जो है वो रोल बढ़ा है। इनकी प्रेजेंस बहुत बड़ी है, इनके नंबर बहुत बड़े हैं, इनके ऑफिसेज बहुत बड़े हैं, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी जो है अपने ऑफिसेज बनाए हैं। और उनको स्पेशली पिछले 10 सालों में मैंने देखा कि उनके पावर्स को काफ़ी इंक्रीज किया गया है। तो एटीए के अंदर जिस तरह मैंने कहा पुलिसिंग पावर्स दिए गए थे इनको, उससे पहले भी ये काफ़ी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि इनके एक टाइम पे ये बात आई थी काफ़ी साल पहले कि उनके अपने थाने हों और उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन वो करें और ये सब। अब वो फॉर्मल थाने तो उनके नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स के अंदर मतलब ऐसा बना लिया था कि अपने सेल्स बना लिए थे ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। अब ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस का जो है किरदार वो कम हो गया या उनकी इंपॉर्टेंस या प्रेजेंस कम हो गई है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि एक पैरेलल पुलिस फोर्स तो बन गई। अब इसमें नेगोशिएशन चलती रहेगी मेरा ख्याल से इन दोनों फोर्सेस के बीच में कि डिपेंडिंग के हालात किस तरह से होते हैं। जिस तरह अभी स्ट्रीट क्राइम जो है उसमें दोनों इदारे मेरा ख्याल से काम करते हैं, लेकिन पुलिस एक ज्यादा रोल लेती है जहाँ तक मेरा अंदाजा है। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल क्राइम की बात आएगी या कोई ऐसा कोई ऐसे हालात क्रिएट हो जाएंगे जिसमें कोई पार्टी आ रही है या कोई ग्रुप एक चढ़ रहा है कराची में, तो मैं कहूंगी रेंजर्स का उस हवाले से रोल काफी बढ़ेगा। तो ये नेगोशिएशन दोनों फोर्सेस के बीच में चलती रहती है, लेकिन जाहिर है जो मेन लोगों के मसाइल को जो हैंडल करता है वो इदारा फिर पुलिस का ही होगा। मैं ये नहीं देख रही कि रेंजर जो है पुलिस को किसी तरह से खत्म कर देंगे या उन पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन आपने एक सेकंड जो है फोर्स बना दी है। अब जोहा, आप क्या समझती हैं कि सीटीडी पुलिस के पास दहशतगर्दी ख़त्म करने की सलाहियत और वसाइल दोनों मौजूद है? देखें, वसाइल तो मेरा ख्याल से हैं जितने हो सकते हैं, और एक वही थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसमें जितने आप उनको दे सकते हैं बजट और फोर्सेस और पावर्स वो तो आपने दिए हुए हैं। सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, केपी में, पंजाब में, ये काफ़ी एक पावरफुल और काफ़ी एक मतलब मोटा इदारा है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनके पास बंदे नहीं हैं अफ्रीका में या पैसे कम हैं, लेकिन बात वही है कि क्राइम हो या टेररिज्म हो, ये दोनों जो हैं ये पुलिस के रिस्पांस से या सीटीडी के रिस्पांस से या आर्मी के रिस्पांस से ख़त्म नहीं होते। ये जो इश्यूज हैं इनके पीछे एक पॉलिटिक्स है, एक हिस्ट्री है, एक उसकी एक आपकी जो स्टेट है उसने कुछ इदारों को कुछ एक्टर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया है, कभी तालिबान को, कभी लियारी गैंग्स को, कभी जो है MQM को।
तो जब आपको अगर कोई पॉलिटिकल विल नहीं होगी और आपकी स्टेट हमेशा यही समझेगी कि इन ग्रुप्स को जो है वो पेट्रनाइज करना है, उनको अपनी सपोर्ट देनी है क्योंकि ये ग्रुप जो है ये किसी और ग्रुप के खिलाफ हमारे काम आ सकता है, तो अगर आप ऐसे फिर पालेंगे ऐसे ग्रुप्स को तो फिर पुलिस तो एक हद तक ही काम कर सकेगी, तो वो केसेस खोल देगी, वो इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपका पॉलिटिकल माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आपकी नेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीली नहीं आएगी और आपकी रीजनल पॉलिटिक्स बेहतर नहीं होगी। तो जब तक पाकिस्तान के अगर आप जो नेबरिंग ममालिक है, इंडिया, अफगानिस्तान है, वहां पे आप जो है हालात बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे या वहां वो कोशिश नहीं करेंगे और अगर आप इस तरह के ग्रुप्स को पालते रहेंगे तो फिर आप पुलिस के लिए हमेशा ये एक चैलेंज क्रिएट करते रहेंगे। तो ये बात है, तो पुलिसिंग रिस्पॉन्स जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। अच्छा, हमारे देखने वाले ये ज़रूर ज़ाहिर चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे कि आपके ख्याल में कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाकों में अगवा बरात आवान कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्ट्रीट क्राइम तो मैं कहूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप जब तक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा आपका मुल्क, अभी देखें इतना फोकस चल रहा है, आपने कुछ कभी फायर वॉल की बात होती है, कभी कुछ और इदारे को पैसे देने की बात होती है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है बजट नहीं है चीज़ों के लिए, लेकिन अगर आप बजट सही जगहों पे नहीं लगाएंगे और लोग अपनी नौकरियों से जा रहे हैं और लोगों के पास कोई अटैचमेंट नहीं है शहर के लिए, कोई सेंस ऑफ पब्लिक वो नहीं है, सिटीजनशिप जो है सबकी वीक हुई हुई है, तो फिर लोग यही करेंगे कि काफ़ी हद तक जो स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होंगे तो फिर वो उनके पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो फिर वो इन्हीं चीज़ों की तरफ जाएंगे। और फिर जहाँ तक ऑर्गेनाइज क्राइम की बात आती है, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, ड्रग क्राइम हो, नारकोटिक्स हो, ये सब जो ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे हम समझते हैं, या जो गाड़ियों की जो बड़े स्केल पे जो चोरियां होती हैं, उसमें फिर बहुत फैक्टर्स आते हैं। उसमें आपकी स्टेट कंप्लिसिट होती है, मतलब कि आपके इदारे भी उसमें शामिल होते हैं, आपके जो दूसरे ममालिक हैं, नेबरहुड में, रीजन में जो आपके ममालिक हैं वो भी शामिल होते हैं, और फिर जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, जो क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं इंटरनेशनली जो ऑपरेट करते हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो ये जो आपने किडनैपिंग फॉर रैंसम या ड्रग नारकोटिक्स की बात की, या आपने इस तरह की जो लार्ज स्केल पे जो वायलेंस होता है, स्ट्रीट क्राइम तो फिर भी एक लोकलाइज्ड इशू है, लेकिन जो लार्ज स्केल पे वायलेंस, जो लार्ज स्केल पे क्राइम होता है, जो राइम होता है, वो फिर दूसरे सूबों के साथ भी कनेक्टेड होता है, पंजाब से लिंक्स हो रहे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्स हो रहे होते हैं, आपकी एजेंसियों के साथ लिंक्स हो रहे होते हैं, बाहर के ममालिक के साथ लिंक होते हैं और बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्स होते हैं। तो जब तक आपके ये सब चीजें कंट्रोल नहीं होंगी तो फिर आप ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है उसको आप फिर आप नहीं कंट्रोल कर सकते, बिकॉज उसको हमेशा एक स्पेस मिलेगी यहाँ पे। नाज़रीन, हिन वक्त असांजे प्रोग्राम में ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ऐं ब्रेक खां पोइ असीं किथे वञो न, ऐं असां जल्दी ईंदासीं। इंतहा पसंदी जेकी सिंध में हले पई ऐं पुलिस में मज़हबी इंतहा पसंदी जेकी थिए पई, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त बसि असां हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक वठी वापसि था अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन, ऐं असांजो प्रोग्राम हलंदड़ आहे ऐं असां ज़ोहा वसीम सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। ऐं हाणे असां जेको आहे थोरो पुलिस जे हवाले सां ऐं शिदत पसंदी जे हवाले सां जेकी हींअर वेझड़ाई में सिंध में हले पई उन हवाले सां थोरो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तो ज़ोहा, हमें बताइएगा कि पुलिस में मजहबी शिदत पसंदी नज़र आ रही है। जैसे सिंध में अगर हम हाल ही में बात करें, डॉक्टर शाहनवाज कुंभर का कत्ल हुआ, तो ये शिद्दत पसंदी छोटे रैंक्स के अफसरान में होती है या बड़े अफसरान में होती है? जी, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस पे मैं समझती हूँ कि ये जो जिस तरह आप समझते हैं ना कि राइट विंग जो सेंटिमेंट होता है, या जो कंजर्वेटिव सेंटिमेंट होते हैं, वो रिलीजियस सेंटिमेंट हो या वो राइट विंग पॉलिटिक्स के सेंटिमेंट हो, ये एक ग्लोबल इशू मुझे नज़र आ रहा है कि यूनिवर्सली आपको दूसरे ममालिक में भी आपको ये नज़र आएगा कि जो या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो या किसी तरह की राइट विंग एक्सट्रीमिज्म इसको समझ लें वो हो, उसके सेंटिमेंट
पहले हमेशा मौजूद थे मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस में, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी इसका ये एक चल रहा है इशू। और पाकिस्तान में हमने देखा है कि इसकी जो फाउंडेशन थी वो हमेशा से थी। अब पुलिस फोर्स जो है वो एक बहुत कंजर्वेटिव इदारा होता है, और वो जिस तरह मैं समझती हूँ कि बहुत आम बात है, बट वो एक मुआशरे का आईना होती है। उसमें जो लोग होते हैं वो मुआशरे में होते हैं, तो जो आपको मुआशरे में सेंटिमेंट मिलेगा, कल्चर मिलेगा, माइंडसेट मिलेगा, वो ही फिर आपको पुलिस फोर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो सिंध हो या पंजाब हो या केपी हो, हमने सभी सूबों में देखा है कि कभी कभार जब इस तरह का कोई विजिलेंटिज्म का इश्यू होता है कि कोई अफवाह लगती है कि किसी ने कुछ किया है, तो पुलिस या तो बैकफुट पे आ जाती है मॉब्स को देख के, या फिर कभी कभी हमने देखा है कि पुलिस में सपोर्ट भी पाई जाती है ऐसे सेंटिमेंट्स के लिए और ऐसे इश्यूज के लिए। तो इसमें यह है कि मैं समझती हूँ कि ऑफिसर रैंक पे भी आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि इस तरह की रिलीजियस सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हैं, और आपको लोअर रैंक पे भी ऐसे ऑफिसर्स मिलेंगे जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ रीजंस हैं। आप कुछ, जैसे मैंने कहा कि वो मुआशरे का हिस्सा होते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या उनकी अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, या हो सकता है किसी के विलेज में कोई ऐसा ग्रुप है जो वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो, तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या फिर किसी की कोई ट्रेनिंग ऐसी हो कि जो स्कूल में वो पढ़ा हो, अगर कोई लोअर रैंक ऑफिसर है स्पेशली, तो हो सकता है वो ऐसे कोई स्कूल में पढ़ा हो, फिर जब वो भर्ती स्कूल में पढ़ा हो और फिर उसकी जो तालीम ऐसी हुई हो कि उसको ऐसा सिखाया गया हो कि कुछ रिलीजियस व्यूज सही हैं और कुछ गलत हैं, कुछ बिलीफ जो हैं वो सही हैं, कुछ बिलीफ बिल्कुल गलत हैं और उनको पनिश करना चाहिए, ठीक है, अगर आपकी तालीम ऐसी होती है। और फिर आप इदारे में आते हैं और इदारे में कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो पहले के जो बिलीफ्स होते हैं या पहले की जो आपकी तालीम होती है उसको चैलेंज नहीं किया जाता। तो जब वो इदारे के अंदर भर्ती होते हैं लोअर रैंक के ऑफिसर, तो वो लेकर आते हैं, वो एजुकेशन लेकर आते हैं, वो उस फैमिली की वैल्यूज को लेकर आते हैं, वो उस विलेज या अपने सोशल नेटवर्क की थिंकिंग जो होती है उसमें से वो लेकर आते हैं। तो जाहिर है अगर आपके ऑफिसर्स उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे बहुत क्लियर एक हो कि ये रिलीजन सही है, ये गलत है, या ये बिलीफ सही है, तो फिर आपका इदारा ऐसा ही सोचेगा। और फिर उनके लिए जो ऑफिसर्स इस चीज़ों के खिलाफ होते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ होते हैं, या ब्लास्फेमी के भी खिलाफ होते हैं, तो उनके लिए फिर बहुत मुश्किल होता है कि वो कोई स्टेप ले सकें, क्योंकि उनके लिए कोई आसान नहीं होता। मतलब या तो उनकी जॉब लाइन पर आ जाएगी, या फिर उनकी फिर फैमिली थ्रेट में आ जाएगी, या वो खुद पर्सनल एक थ्रेट आ जाएगी उनके ऊपर। तो बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ों को चैलेंज करना, अगर आप इसको सपोर्ट इस बिलीफ को सपोर्ट ना भी करें। तो फिर अगर आपको चैलेंज भी आप नहीं कर सकते तो फिर इन्वेस्टिगेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। और हमने अक्सर ये देखा है कि मतलब पुलिस वालों के थाने जला दिए गए, या पुलिस वालों को मोबाइल जला दी गई, तो इसलिए तो फिर वो एक पर्सनल रिस्क भी होता है उनके लिए कि अगर वो FIR भी रजिस्टर करेंगे तो कौन SHO रजिस्टर करेगा, कौन अपनी लाइफ जो है उस तरह अपनी जिंदगी जो है वो दाव पर लगाएगा। तो और कौन अगर वो लगाएगा भी तो वो IG उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, या जो पॉलिटिकल पार्टी उस सूबे में है वो सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है जिसमें आपने इन सेंटिमेंट्स को जो है वो बहुत चढ़ाया है और उसको बहुत वेट दिया है, उसकी ग्रोथ हुई है। तो फिर आप इदारे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस सेंटिमेंट को चैलेंज करेंगे या वो ब्लास्फेमी के केसेस को बहुत आसानी से उठाएंगे। यहाँ पे आपने बात की कि छोटे रैंक के जो अफसरान होते हैं, या हम बात करें इंतहा पसंदी की या मजहबी इंतहा पसंदी की बात करें, तो गांव देहात यहाँ अब रिसेंटली हमारे पास कुछ ऐसे वाक़यात भी आए हैं जिसमें हाई फाई क्वालिफाइड जो है वो अफसरान जो है वो शामिल रहे। और फिर एक ये भी आ रहा है कि पुलिस में जो है वो तरबियत नहीं दी जाती इस हवाले से। तो इसको आप कैसे समझती हैं कि एक जो हम कहें लीड क्लास से आ रहा है या लोअर क्लास से आ रहा है या मिडिल क्लास से आ रहा है, तो हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो जो ट्रेनिंग का फुकदान है, तो होनी चाहिए ये, और इसके लिए क्या ऐसी आप कहेंगी कि भाई इस तरह का काम हो कि इनको इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाए?
जी ताकि बिल्कुल। इक्वली वो जो है इस हवाले से उस पर नज़रसानी करें, और जब वो फील्ड में उतरते हैं तो वो जो सारे ही अफसरान होते हैं, चाहे वो बड़े अफसरान हो या छोटे, तो उनका माइंड सेट एक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेरे लिए भी ये काफ़ी शॉकिंग था। कुछ रिसेंटली जो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं सिंध में ख़ास तौर पे, जिसमें काफ़ी मुझे लगा पढ़े लिखे ऑफिसर हैं और मतलब वो बाहर भी जाते हैं, इस तरह के ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए जा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई हम जहालत को भी अब नहीं कह सकते कि जहालत है ये रीज़न कि मजहबी इंतहा पसंदी जो है उसके पीछे जहालत है। मैं ये नहीं कहूँगी अब जहालत है। मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी है और बहुत ये एक पॉलिटिकल इशू है और फिर लीगल इशू भी है। अगर आपने लीगल कवर दिया हुआ है फिर तो बहुत मुश्किल है। और अगर आपको पता है कि आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, या जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है वो आपको वाह होगी, लोग सपोर्ट करेंगे, आपको हार पहनाएंगे। आपका है कल्चर ऐसा कि जो अगर कोई विजिलेंटिज्म करे, अब वो एक आम शहरी हो या पुलिस वाला हो, तो उसकी वाह तो बहुत होती है। बहुत कम लोग जो है वो काफी मुश्किलें झेल के इस इशू को उठाते हैं। तो और फिर आप अभी अच्छा कोई प्रेसिडेंट भी सेट नहीं हुआ, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो है इदारे ने सेट नहीं करा है कि किसी अफसर के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकें इस इशू के ऊपर, कि कोई विजिलेंटिज्म का एक्ट हुआ, कोई मजहबी इंतहा पसंदी की अफवाह के एक्शन के ऊपर किसी ने गलत काम किया, किसी को मारा गया, उसमें अफसरान जो है मुलव्विस थे या आम आदमी मुलव्विस थे, अगर उनके खिलाफ आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर तो आपकी पुलिस लीडरशिप भी जो है वो ऐसा एक मैसेज नहीं भेजती कि लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी अगर उन्होंने इस तरह के कोई एक्शन में पार्टिसिपेट करा, या अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, या जो है कोई इनकाउंटर में वो शामिल हुए। तो जब तक आपकी पुलिस लीडरशिप उस माइंडसेट की नहीं होगी, या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप उस माइंडसेट की नहीं होगी कि इस इदारे ने इस तरह के कामों में शामिल नहीं होना और अफसरान को माफ़ी नहीं मिलेगी इस तरह के कामों में, तो फिर आपको ऐसे अफसर ज़रूर मिलेंगे जो कि पॉलिटिकल पार्टी को खुश रखने के लिए या आम आदमी की वाह के लिए वो इस तरह के फिर काम करेंगे कि किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगी हुई हो और आपने उसको फिर जो कस्टडी में उसके खिलाफ तशद्दुद किया हो, तो ये फिर होगा। और ट्रेनिंग जहाँ तक है वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि अगर पॉलिटिकल स्केल पे, स्टेट लेवल पर और लीगली ये चीज़ें जो हैं वो जिस तरह अगर कोई अफवाह चलती है या कोई एलिगेशन लगती है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने एक गलत अफवाह के गलत न्यूज़ सुनकर किसी के खिलाफ काम किया है, किसी को मारा है, किसी के खिलाफ वायलेंस किया है, तो वो पनिश होगा। अगर कोर्ट्स एक्ट करेगी, ये भी बहुत कम होता है कि किसी ने अपने हाथ में जो है वो लॉ को लिया और किसी को मारा और वो उसको जो है उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई गई हो या बहुत बड़ा केस चला, उसकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा हुई, कोर्ट्स पनिश नहीं करेंगे, पुलिस पनिश नहीं करेगी, तो फिर तो ये आम आदमी भी करेगा और फिर पुलिस वाला भी इसमें मुलव्विस रहेगा। तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन लॉ का भी सही इस्तेमाल होना चाहिए और पॉलिटिकल लेवल पर भी जो है एक विल होनी चाहिए कि इस तरह की कार्रवाइयों को हम माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अगर बात करें इंतहा पसंदी के हवाले से या इवन प्रोटेस्ट आम जो किए जाते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो पिछले दिनों में एक आम से प्रोटेस्ट पर भी लाठीचार्ज की जाती है, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था जी। और अब जो है या शायद वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है इस वजह से लाठीचार्ज किया जाता है, या कोई और वजह है कि जो है कि आम बंदा अपने हक के लिए आके खड़ा हुआ है और वो जो है बिल्कुल जो है प्रोटेस्ट जो कर रहा है वो बिल्कुल खाली हाथ है उसके, और वो सिर्फ नारे लगा रहा है, वो सिर्फ खड़ा हुआ है और वो अपनी बात जो है आला अमलदारों तक पहुंचा रहा है जी। तो उस पर भी लाठीचार्ज आजकल होती है जी। मेरा ख्याल से देखें माहौल बन गया है आपके मुल्क में इस वक्त के कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं और उनको पता है कि उनकी जो है वो इमेज अच्छी नहीं है, तो अभी ऐसा एक माहौल बन गया है कि कहीं भी अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा सड़क के ऊपर, तो आपने मतलब पुलिस वालों को ये छूट दी गई है कि आप इसको रफा दफा करें। अब आपने उस रफा दफा करने में आपने लाठी चार्ज करना है, आपने अरेस्ट करना है, आपने उसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाने, कोई केसेस बनाने, तो आप वो करें।
आपको ये छूट दी गई भी है पुलिस वालों को। तो मैं ये और कुछ फिर इश्यूज ये भी हैं कि एक तो ठीक है आपका माहौल बना हुआ है, फिर कुछ इश्यूज पे गवर्नमेंट जो है या जो पावरफुल इदारे हैं वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो जिस तरह बलूचिस्तान एक इशू है उस पर वो बहुत सेंसिटिव हमेशा से रहे हैं, और पीटीआई एक इशू है जिस पे वो बहुत सेंसिटिव हैं। तो इन दो प्रोटेस्ट पे हमने देखा है कि अगर जब ये दो ग्रुप्स जब अपने हक के लिए निकलते हैं तो उस पर कोई टॉलरेंस ही नहीं है। तो उस पर बस सबको ये इंस्ट्रक्शन मुझे लगता है दी गई है कि बस इनको आपने खड़े नहीं होने देना। अब वो कोई नॉन वायलेंट हो, वो खाली हाथ आए, वो अपने हक मांगने आए, वो बस आपकी इतनी इंटॉलरेंस है कि बस मतलब आपने क्योंकि ऑल्सो ये दो इश्यूज जो हैं बलूचिस्तान और पीटीआई, उनको इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत बात होती है इन दो इश्यूज के बारे में। एमनेस्टी बात करती है, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस बात करते हैं, जिनीवा से लेके अमेरिका तक जो है वो बात चल रही है इन दोनों ग्रुप्स के राइट्स के बारे में और इनके खिलाफ क्या हो रहा है। तो बस एक वो जिसके कहते हैं ना कि नी जर्क रिएक्शन होता है स्टेट का कि बस आप इनको हटाएं यहाँ से, कि मीडिया भी ना आए, कोई लॉयर भी ना आए, कोई ये बोल भी ना सके। तो एक साइलेंसिंग करना, कि सेंसरशिप करना, ये भी एक तरह की सेंसरशिप है, एक तरह की साइलेंसिंग है कि बस इनको आप बोलने भी ना दें, खड़े होंगे तो बोलेंगे तो मीडिया आएगा। तो बस ये आपने क्रिएट ही नहीं करना। तो ये इस तरह के बस माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। जोहा, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के चारों सूबों की क्या पुलिस का निज़ाम एक है या किसी का मुख्तलिफ है? आप किस तरह से मुख्तलिफ है, आप इसको देखती हैं? मेरे ख्याल से काफ़ी मुख्तलिफ है। तो सिंध और पंजाब में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट केपी और बलूचिस्तान में काफ़ी फ़र्क हैं। मेरा फोकस जो है ज़्यादा वो सिंध पे रहा है, कराची में रहा है, और थोड़ा बहुत मैंने पंजाब को देखा है। केपी और बलूचिस्तान का मैं समझती हूँ उनके इश्यूज भी बहुत मुख्तलिफ हैं, उसका जो पोलिटिकल लैंडस्केप है वहाँ पे वो भी बहुत है, और उनके जो लोकल चैलेंजेस हैं वो भी, कल्चर डिफरेंट है वहाँ पे मुझे लगता है। तो कॉमन इश्यूज सब में जो आपको मिलेंगे सारे सूबों में वो यही है, जैसे मजहबी इंतहा पसंदी हो गई, मुझे लगता है कि आपको चारों सूबों की पुलिस में मिलेगी। आपको करप्शन भी चारों सूबों में मिलेगी, क्योंकि जाहिर है पूरे मुल्क में एक कल्चर है, तो करप्शन हो गया। फिर वही जिस तरह के पुलिस को पॉलिटिकली कंट्रोल करना है ताकि वो स्टेट के लिए काम करे, वो भी आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन लोकल इश्यूज जो है हर डिफरेंट हैं, और फिर पुलिसिंग किस तरह से हो रही है, किस इदारे के थ्रू हो रही है, वो भी अलग है। तो जिस तरह पंजाब और सिंध में मैं कहूँगी फिर भी ज़्यादा पुलिस ही करती है, फिर उसके पीछे जो है रेंजर्स होते हैं या कोई और आर्मी का इदारा होता है। लेकिन जिस तरह बलूचिस्तान में तो हमें सबको पता है कि मेजॉरिटी जो है वो सूबा, वो वहाँ पे मिलिट्री ही पुलिस करती है, आर्मी पुलिस एफसी पुलिस करती है, या उनके अपने इदारे जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसे कहते हैं वो ऑपरेट करती हैं। बलूचिस्तान में तो सिर्फ क्वेटा के एक एरिया की हद तक जो है वो बलूचिस्तान पुलिस अपना काम कर सकती है। केपी में भी यही है, पुलिस भी है लेकिन फिर पैरामिलिट्री भी हैं, और फिर उनके अपने मुख्तलिफ इदारे बहुत हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी एक वेरी बहुत पॉपुलेटेड लैंडस्केप है पुलिस का, कि मल्टीपल इदारे काम कर रहे हैं, और कुछ का पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ पे कंट्रोल है और कुछ का जो है वो आर्मी का कंट्रोल है। तो एक बहुत डाइवर्स एनवायरनमेंट है, मैं समझती हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल मुख्तसर इसका जवाब चाहूँगी आपसे। आप कैसे देखती हैं कि जो हम कराची शहर की बात करें, वैसे तो ओवरऑल सिंध पे आपने की है, तो हम यहाँ पे देखें तो ऐसा कुछ कल्चर है कि थाने खरीदे जाते हैं और उस पर बड़ी एक डिबेट चलती है और पैसे अदा किए जाते हैं, कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, वाकई ऐसा होता है? मेरे ख्याल से कुछ ऐसे थाने रहे हैं, और ये सिर्फ कराची में नहीं, हमने तो पंजाब में भी इस हवाले से सुना है। मेरा जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने कोई ऐसा खुद तो नहीं एक्सचेंज देखा कि किसी ने कोई पैसे दिए, बट आई थिंक वो ये बात ये है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ और जुराइम हो रहे होते हैं, वहाँ पे ड्रग्स भी होते हैं, वहाँ पे और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा होगा, या वहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टी कोई बहुत स्ट्रांग होगी, या तो इलाके के बेसिस पर कुछ थाने ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस वालों को लगता है कि उनको लोकल इकोनॉमी जो होती है उस एरिया की, वहाँ से अच्छे पैसे वो बना सकते हैं। तो इसलिए फिर कुछ पॉपुलर ऐसे थाने होते हैं जहाँ पे SHO चाहेंगे कि वो वहाँ भर्ती हों। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में हम ज़ाहिर है ख़वातीन के हवाले से ज़रूर बात कहेंगे कि पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन पुलिस में जो है ये तादाद कम क्यों है और इसकी वजह क्या हो सकती है? और दूसरा, मैं इसी के साथ आपके साथ सवाल करना चाहूँगी कि
पुलिस और शहरियों में दोस्ताना ताल्लुक मुमकिन है? हाँ, तो ये जो जेंडर वाली बात है कि औरतों की भर्तियां और औरतों की क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो वो तो काफ़ी कम है, मेरा ख्याल से 2% है। और उसकी काफ़ी वजूहात हैं इस नंबर के लिए 2% जो है। एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बहुत कंजर्वेटिव इदारा है, तो कंजर्वेटिव जो इदारा होता है और जिस इदारे के अंदर मतलब वायलेंस बेसिस होता है, पुलिसिंग का जो कोर कंपोनेंट से कहते हैं, जो पुलिस कल्चर का जो कोर फैक्टर है वो वायलेंस है, क्योंकि उनको इजाजत दी होती है, स्टेट ने एक पावर दिया होता है कि वो वायलेंस यूज कर सकते हैं। तो उसमें हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ है सारे ममालिक में मेरा ख्याल से कि ज़्यादातर मर्द ही ज्वाइन करते हैं और मर्द ही ज़्यादा भर्तियां लेते हैं पुलिस में, क्योंकि कुछ ऐसी थिंकिंग रही है कि जो आदमी है वो इस तरह का तशद्दुद ज़्यादा कर सकता है, या उसकी जो पुलिस की जो डिमांड होती है कि 12-12 घंटों की आपकी शिफ्ट होगी, वो एक आदमी बेहतर कर सकेगा। फिर एक कल्चर बन चुका है कि बस एक थिंकिंग है कि जब औरत आती है पुलिस में तो वो क्या कर लेंगे, तो एक डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होती है। तो वो फैक्टर जो होता है डिस्क्रिमिनेशन का, वो भी काफ़ी औरतों को फिर पुट ऑफ करता है कि अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या फ्यूचर होगा। ठीक है, हम शिफ्टें भी कर लेंगे, हम तशद्दुद लाठी चार्ज भी कर लेंगे, हम सब जो हमारे ऊपर डिमांड चाहिए वो भी कर लेंगे, लेकिन जो ये डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, क्योंकि जो आदमी है वो हमेशा एक मेल ऑफिसर को प्रेफर करेगा, तो एक ये इशू है कि लोग औरतों के जैसे फीमेल स्पेशली जो लोअर रैंक की होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो रैंक्स में आगे बढ़ें और उनको उनके जो कॉलीग हैं वो सपोर्ट करें। और फिर दूसरी बात ये है कि क्योंकि एक बहुत मेल डोमिनेटेड इदारा है, तो वो बना ही इस तरह से है कि आदमी भर्ती होंगे, तो बाथरूम से लेके थानों तक, मोबाइल तक, शिफ्टों तक, स्केड्यूल्स, सब चीजें जो ऐसी बनी, कैंटीन्स ऐसी ही बनी होती हैं कि आदमी आएंगे, वो खाएंगे, वो अपना काम करेंगे, वो निकलेंगे। औरतों की जो है वो नीड्स अलग होती हैं, कभी उनके अगर बच्चे होंगे तो फीडिंग रूम चाहिए होगा, उनका बाथरूम उनको अलग चाहिए होगा, उनके हेल्थ के इश्यूज अलग होते हैं। ये सब जो है आपने ऐसा कल्चर नहीं बनाया है इदारे में कि औरतों के लिए आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें कि वहां पे वो करियर बना सकें। तो इसलिए ज्यादातर औरतें फिर बहुत, या तो वो उनके या तो जो हस्बैंड होते हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, वो भी पुलिस में होते हैं, तो फिर उनका चल जाता है, या फिर वो इस बात से फिर वो तसल्ली कर लेती हैं कि ठीक है हम होंगे पुलिस में, लेकिन हमारा करियर उस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। तो लेकिन ये मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह जो आम शहरी है अगर वो देखेगा कि एक डाइवर्स इदारा है, एक टॉलरेंट इदारा है, तो फिर अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह हम बात करें सिविलियन और पुलिस रिलेशनशिप की, कि ये ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा, रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव होगी, तो वो तभी इम्प्रूव होगी जब पुलिस के बारे में जो इमेज है लोगों की वो बेहतर होगी, और वो तभी बेहतर होगी अगर औरतें ज़्यादा आएंगी और तशद्दुद के ऊपर फोकस थोड़ा कम होगा और थोड़ी कम्युनिटी सेंट्रिक आपकी एक वैल्यू सिस्टम बनेगा पुलिस के अंदर। जोहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और यकीन जानिए इतनी अच्छी गुफ्तगू रही, और हिस्ट्री से लेकर अभी हाल तक हमने उसको देखा, और बहुत अच्छा रहा आपके साथ वक्त, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पाण हिन वक्त जेको आहे ज़ोहा सां ॻाल्हि ॿोल हली पे, असांजो वक़्तु जेको आहे हींअर ख़तमु थियो आहे हिन प्रोग्राम जे लाइ। अॻे प्रोग्राम जे लाइ असांखे इजाज़त ॾींदो, अल्लाह वाई।